गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारत के भूगोल की बात करेंगे, जिसमें सबसे बेसिक्स जो हैं भारत के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल का एरिया क्या है और उसको कैसे आसानी से समझा और बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा, भारतवर्ष आकार में विश्व का। तो इसमें पूछा गया है कि भारत जो है वो विश्व में अपने आकार के हिसाब से कैवें नंबर का देश है। तो यहाँ आपका आंसर है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वां जो है वो कैसे है, इसमें आप देख सकते हैं। पहला रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए, देन चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आपका देश भारत आता है। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है ध्यान देंगे, जो जनसंख्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो टोटल क्षेत्रफल है, जितना भी पृथ्वी पर धरती है, जितना भी पृथ्वी पर स्थल है उसका 2.4% ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो 17.9% है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जवाब है ए। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चाइना का जो पॉपुलेशन है वो 18.5% है और इंडिया का 17.9% है। अगला हमारा सवाल है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। अब यहाँ पर जब बात हो रही है गांवों की, तो गांवों की एकदम एक्चुअल संख्या में थोड़ा बहुत अंतर आते रहता है हमेशा ही, लेकिन जो आपके पास डेटा अवेलेबल हो उस समय के हिसाब से आप इस पर बात कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 6,41,000 गांव के रिकॉर्ड हैं, तो इसको हम लोग अभी मानकर चलेंगे। आगे जब भी अपडेट होगा हम इसके लिए आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगला सवाल हमारा है, भारत विस्तृत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के एरिया की बात की गई है। ठीक है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा के बीच में कहाँ से कहाँ तक हमारा जो स्थिति है वो है। अब इसमें हमको समझने के लिए ये समझना जरूरी है या याद रखना जरूरी है कि हमारा एरिया कौन सा है। तो आप इस मैप से इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो एरिया है उत्तर में 37.6 डिग्री नॉर्थ है, 37.6 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इसके लिए सही हो गया। अगला हमारा सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अब सोचिए कि जो सिक्किम हमारा जो राज्य है, ये सिक्किम जहाँ है वहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसके सामने अब कोई दूसरा राज्य है क्या, और अगर वो है तो कौन सा है। तो आप इस मैप से बड़ी आसानी समझ सकते हैं। इस मैप में आप देखिए सिक्किम के सामने यहाँ राजस्थान है, ये हरियाणा वाला पार्ट है, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, सिक्किम तो स्वयं हो ही गया। उसके बाद हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, थोड़ा असम का भी पार्ट आता है। तो अगर ये दो ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये पंजाब जो है ये बाहर है, यहाँ पे पंजाब है। हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये यहाँ है। जम्मू कश्मीर तो और ऊपर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ये राजस्थान। तो ये रहा ए आंसर। अगला हमारा ऑप्शन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे ऑप्शंस अगर आपके पास हैं तो आप इसके हिसाब से चल सकते हैं, या फिर आप पहले से अगर याद करके रखे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या है, झारखंड, क्योंकि उड़ीसा का क्षेत्र आप देखेंगे ये उड़ीसा है, यहाँ पे नीचे यहीं तक जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये अंतिम छेड़ जो है यहाँ तक ही आ रहा है। उसके बाद अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो और नीचे है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, बी झारखंड। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा, अगर हम उसको फिर से देख लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अभी ये जो इम्पोर्टेंस है इस बात का कि आप एकदम समझ लें कि कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों के बारे में कितनी जरूरी है जानकारी रखना आपको। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग अगरतला,
गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन की। तो ये सब जैसे उज्जैन की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश का ये वाला इलाका ही है, लेकिन इसमें सबसे जो नज़दीक है वो है गांधीनगर। ये है आपका गांधीनगर का एरिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है। अगला हमारा सवाल है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। अब यहाँ पे जो एरिया है इसके हिसाब से आप अगर समझेंगे तो अगर सबसे पहले दिल्ली को देखें तो दिल्ली कहाँ है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे दिल्ली है, ये वाला इलाका दिल्ली का हो गया। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर ऑलमोस्ट ये पॉइंट पर है, यहाँ पे जोधपुर है। कोलकाता, अगर कोलकाता की बात करें तो ये आपका कोलकाता का एरिया हो गया। अब नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कहीं है वो नागपुर, इस जगह पे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सा सबसे नज़दीक होगा, तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो सी जोधपुर है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब इस बात को समझने के लिए हमें दोनों ही तरफ के अक्षांश को समझना पड़ेगा, मतलब लैटिट्यूड को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो लैटिट्यूड यहाँ पे दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। अब इन दोनों के बीच का वो पार्ट होगा जहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि हमारा देश जो है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 37 माइनस 8 तो ऑलमोस्ट ये 29 हो गया। 29 जो है अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं आधा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 15 आपका आ जाएगा। तो 15 कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से और 15, तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 23। और देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 2 दिख रहा है 23 में, तो आपको मिनट्स को भी देखना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर है आपका 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्लू था जिसमें आपका आसान कर देगा इस चीज़ को समझना। ये दक्षिण दिया हुआ है, तो दक्षिण की तो बात ही लोग करने रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर की। तो आपका आंसर क्या हो गया 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा हमारे देश को ऑलमोस्ट 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि नॉर्थ में कौन सा है। हम लोगों ने देखा है कि झारखंड जो है बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, उसके अलावे मिजोरम भी जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। उसके अलावे अगर हम देखें त्रिपुरा भी, तो ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। अब यहाँ देखिए ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है और झारखंड का एरिया यहाँ है। तो अब बचा कौन, मणिपुर। मणिपुर कहाँ है, ये वाला इलाका जो है ये मणिपुर का है, जो कि कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो जून के जब हम बात कर रहे हैं मतलब उस समय सूरज की स्थिति 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होगी। तो 23.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो सबसे अधिक ज़्यादा लंबी अवधि का दिन देखेगा। तो अब इसमें देखें ये साउथ का है, ये भी साउथ का है और भोपाल भी ऑलमोस्ट बीच में है। तो नॉर्थ के साइड में हमारा जो है सबसे 23.5 डिग्री के पास वाला क्षेत्र वो है दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे अधिक अवधि के दिन होंगे। अगला हमारा सवाल है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। अगर इस बात को समझना है तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री को अगर हम टाइम में कैलकुलेट करें तो 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री का मान हो गया 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। तो जो डिफरेंस होगा वो 2 घंटे के हिसाब से होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। इसमें पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है इसके पास में कौन सा शहर है। तो इस चीज़ को अगर समझना है तो आपका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देखेंगे रीवा जो है ये सबसे नज़दीक है, ये आपका जो है IST लाइन है, ये वाला लाइन IST है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके हिसाब से हमको बात करने हैं, तो रीवा जो है वो सबसे नज़दीक है। हमारा अगला ऑप्शन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो
5.5 घंटे आगे चलता है, या कहें कि 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो जो 82.5 डिग्री से हम लोग आगे की बात कर रहे हैं कितना, 92 डिग्री की। 92 डिग्री मतलब 9.5 डिग्री एडिशन हमने कर दिया है। तो 1 डिग्री का मान कितना होता है, 4 मिनट। अब 4 मिनट को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इतना समय आगे होगा। तो हो गया कितना, ऑलमोस्ट ये 38 हो गया, तो 38 मिनट आगे हो गया। अभी यहाँ बज कितना रहा है, 10 बजे। तो 10 बजे में हमको 38 आगे करना है, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर, पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें एडिशन करना पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी, 10:38 पूर्वाह्न का होगा। हमारा अगला सवाल है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। सबसे पहले तो सवाल को समझ लें, हिंदी में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अभी कहाँ पे है, मध्याह्न पर है। मतलब यहाँ पे 12 बज रहे हैं। अभी यहाँ का जो टाइम है वो 12 बजे का है, बीचों बीच है। और हमारा जो IST है वो 82 डिग्री और हाफ डिग्री, 82.5 डिग्री पर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ तो हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट पर हैं देशांतर में, तो 120 डिग्री पर क्या समय होगा। 82.5 डिग्री पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। अब 120 डिग्री में हमारा डिफरेंस कितना है, 38.5 डिग्री का डिफरेंस है। तो 38.5 डिग्री मतलब अगर हम 40 मान लें तो 160 मिनट और 2.5 मिनट का घटाना पड़ेगा, 150 मिनट का डिफरेंस आएगा। 150 मिनट्स का आपका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये हमको ऐड करना पड़ेगा। आपके यहाँ बज कितना रहा है, 12 बज रहे हैं, क्योंकि ये मध्याह्न का समय है तो 12 बज रहे हैं। अब 12 बजने में आप 150 मिनट जोड़ देंगे, मतलब 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे, तो आपके यहाँ कितना बज जाएगा, 14:30 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया बी। अगला हमारा सवाल है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। मतलब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से नहीं गुजरता है। तो इस मैप में आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ये कहाँ से नहीं गुजरता है। देखिए महाराष्ट्र जो है बिल्कुल इससे अछूता है। उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में देखें यहाँ, आप छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ, और आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ, ये तीनों जगह पे ये क्रॉस करता है, जबकि महाराष्ट्र में ये क्रॉस नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। ये तो एकदम याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद से। ठीक है, ये इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ऐसे मिर्जापुर के पास का ये क्षेत्र है, लेकिन ये जगह इलाहाबाद का भी है। मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है, लेकिन नैनी इलाहाबाद जो है वहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं तब से, हमारा जो IST है वो कितना डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर। तो 82.5 डिग्री यहाँ पे जो आंसर है डी, 82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्व। हमारा अगला सवाल है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर है, अभी मैंने बताया भी, जैसा कि नैनी इलाहाबाद से। अगला हमारा सवाल है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। अब इसमें देखिए जो GMT है ये कहाँ है, लंदन में है, ये हमारा इलाहाबाद में है। इन दोनों में अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होता है, उनके यहाँ बाद में होता है। मतलब हम लोग पूरब की स्थिति में हैं तो हमारा टाइम में जो है वो एडिशन होगा। 82.5 डिग्री आप जानते हैं, तो 82.5 डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5.5 घंटे होता है, और हम लोग आगे हैं तो प्लस करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा अगला सवाल है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडा में सूर्योदय किस समय पर होगा। दोनों ही समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्व में स्थित है और 2 घंटे का डिफरेंस रखता है हमारा समय। तो 2 घंटे के डिफरेंस के समय के हिसाब से वहाँ 5 बजे सूर्योदय हुआ, तो अभी गुजरात के कांडा में कितने बजे होगा, ये 2 घंटे बाद होगा, तो वहाँ सूर्योदय जो होगा 7 बजे होगा। अगला हमारा सवाल है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो सबसे दक्षिण में भारतीय जहां पे कंट्रोल करके रखे हैं वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि
यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण पॉइंट पर स्थित है। इस मैप से आप ये बात समझ सकते हैं। ये आपका मेनलैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये टोटल इंडियन टेरिटरी का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। अगला हमारा सवाल है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ये जो ग्रेट निकोबार है उसमें स्थित है। अगला हमारा सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट निकोबार और ये सबसे आपका दक्षिणतम पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, अब वो सबसे जो पीछे है वो कहाँ स्थित है? अब अगर हम बात कर रहे हैं सुदूर पश्चिम का, ये आपका जो एरिया है कहाँ पूछ रहा है? पश्चिम पूछ रहा है। तो पश्चिम कहाँ होगा? सबसे पहले तो हम जान लें कि गुजरात में ये हमारा सबसे पश्चिम वाला इलाका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज भी दिए हैं 68 डिग्री 7 मिनट एंड 68 डिग्री 7 मिनट, डिफरेंस कहाँ है? पश्चिम और पूरब। तो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट में है, पूरब में है, इसीलिए अभी हम लोग एडिशन भी कर रहे थे टाइम का। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे सी है। इससे आप इस बात को समझ सकते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? अब यहाँ पे पूछा गया है सबसे अधिक पूरब में कौन स्थित है। अब सबसे अधिक पूरब अगर देखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इनका अपना लोकेशन क्या है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो है लखनऊ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश के पास में आप देखेंगे ऊपर में बांग्लादेश के नॉर्थ में मेघालय है और उसके ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम दोनों हैं। तो जो नहीं लग रहा है ये मणिपुर जो है म्यांमार के साइड में है, तो मणिपुर आपका आंसर हो गया। आप इस मैप से भी देख सकते हैं ये मणिपुर का इलाका है ये वाला, और आप बांग्लादेश देखेंगे ये आपका बांग्लादेश का ये यहाँ से टेरिटरी है, ठीक है। तो मणिपुर जो है इससे नहीं लगता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो अभी अभी हमने इस बात को देखा था कि कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये असम का भी छोटा सा हिस्सा है और फिर वेस्ट बंगाल। तो हमारे ये राज्य जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, कौन कौन से देख लीजिए आप। अब कौन सा हमारा ऑप्शन है? देखिए नागालैंड ये कट गया। अब इसमें कौन सा है? नागालैंड इसमें भी है, ये भी कट गया। मेघालय, असम का हिस्सा लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है। अब इसमें देख लें नागालैंड यहाँ भी है, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान के साथ कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखेंगे सिक्किम तो उसके एक साइड में है, मेघालय और भूटान के बीच में असम है, ठीक है। अरुणाचल भी यहाँ से आप मैप से देख सकते हैं, ये भूटान का इलाका है। अरुणाचल इस तरफ हो गया, सिक्किम इस तरफ हो गया और पश्चिम बंगाल ये रहा। तो जो मेघालय है वो ये यहाँ पे है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर इस ऑप्शन को यहाँ से अगर आप चेक कर लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें सबसे अधिक सीमा लगने वाला क्षेत्र जो है ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ये सबसे लंबा सीमा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान वाले जितने भी हमारे राज्य हैं अगर आप उनको देखना चाहें तो इससे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें हमारे पास गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। अब इसको अगर आप समझ रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। अब इसमें देखें पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो ये आपका आंसर एक यहाँ पे आप बन गया। इसमें हरियाणा कट और इसमें अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश कट। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। अब नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं कौन कौन से हैं?
अब इसको अगर देखना है तो मैप के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो आप देखें यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भूटान, तो भूटान तो भारतीय राज्य तो है नहीं ना, तो ये ऐसे ही कट गया। अब सिक्किम और बिहार, तो आप देखेंगे सिक्किम और बिहार दोनों जो हैं वो नेपाल से लगते हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। असम की हम बात करते हैं अगर, तो असम यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें टच होने का कोई सवाल ही नहीं है। और हरियाणा तो इधर है बहुत, यहाँ पे इस जगह पे, तो इस तरीके से हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर हो गया 33। अगला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में हम लोगों को पता है कि 1947 में एक सीमा निर्धारित की गई थी और उसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ लाइन। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए बनाई गई थी मूल रूप से, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा भारत का भी है। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये हिस्सा जो है, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में, लेकिन हम लोग इसको अपना क्षेत्र मानते हैं, तो इस वजह से हम लोग अफगानिस्तान के साथ भी अपना सीमा मानते हैं। और ये लाइन डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग लाइन है। हमारा अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो अभी अभी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। हमारा अगला सवाल है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर पूर्वी सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई थी वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो हमारा आंसर है बी। यहाँ पे आप देखेंगे ये येलो लाइन जो है ये इस चीज़ को डिनोट करती है, तो हमारा आंसर है बी। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो श्रीलंका एक द्वीप है, हम लोगों को पता है, वहाँ पे बीच में समुद्र है, तो उस समुद्र का नाम पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रीट है। इस मैप से आप इसको समझ सकते हैं, ये जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रीट या पाक बे, ये वाला इलाका है पाक बे। तो इससे हमारा जो है श्रीलंका और इंडिया में यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन बनता है। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो अब एकदम स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे डी। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अभी मैंने देखा था इससे सिक्किम है, लेकिन सिक्किम के अलावे भी अगर कोई राज्य है तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक राज्य तीन तरफ से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे यह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा का ये इधर से लेकर के इधर तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे सी। हमारा अगला सवाल है, भारत से उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो जो हमारा यहाँ पे जवाब है कि ये किस तरफ सरका है, वो है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कैसे, ये आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और आज भी माना जाता है कि हम लोग हर वर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, और इस वजह से हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अगला हमारा सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो शुरुआत में इस पृथ्वी पर बड़े बड़े दो भूखंड हुआ करते थे, और यहाँ पे हम लोगों का जो देश है वो गोंडवाना जो भूखंड था उससे अलग हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है डी, गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो प्राकृतिक प्रदेश की जहाँ पर बात हम लोग करते हैं उसमें हमारे देश को 4 मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ए। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं जहाँ होंगे जिस जगह पे पानी की जो उपलब्धता है ऊंचाई पर होती है,
तो ये संभव होता है तराई के क्षेत्र में, जहाँ पे नदियाँ जो हैं नीचे से ज़मीन से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और इस वजह से वहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो बी है, तराई में। हमारा अगला सवाल है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वलय से बना हुआ एक संरचना है, जिसमें भारतीय प्रायद्वीप का मुख्य क्षेत्र उत्तर की तरफ बढ़ते हुए वलय पैदा किया है। तो ये वलय से खड़ा हुआ पहाड़ है। तो सबसे पहले जो टकराया होगा हिस्सा वो सबसे अधिक ऊंचा स्थिति में होगा। तो जो बृहत हिमालय श्रेणी है वो हमारा सबसे पुराना श्रेणी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र जो है उप हिमालय क्षेत्र है, उसके सहारे जो समतल मैदान है उसकी बात की जा रही है। तो जो उसके बिल्कुल पास में होता है, जहाँ पे थोड़े बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, भाबर कहलाते हैं। और इस मैप के माध्यम से आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिमालय के 3 अलग अलग रेंजेज हैं, अलग अलग ऊंचाई के, और उसके नीचे जो बोल्डर वाले इलाके हैं ये भाबर हैं। भाबर के बाद उससे छोटे कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ बाहर निकलती हैं वो तराई कहलाते हैं, और जो पुराने बाढ़ के मैदान जो है वो भांगड़, और उसके नीचे जो नए बाढ़ के मैदान है वो उसको खादड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भाबर है ये अभी मैदानी क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। आंसर हमारा यहाँ पे है डी। हमारा अगला सवाल है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश फुटहिल एरिया, तो ये फुटहिल एरिया कौन सा है? तो ये किसके साथ में होगा? सबसे जो बाहर है शिवालिक क्षेत्र, यहाँ पे। हमारा अगला सवाल है, यहाँ इसमें से भी आप ये समझ सकते हैं कि जो इलाका है ये हमारा जो है ये शिवालिक का क्षेत्र है। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो ये टाइम पीरियड पूछा गया है, किस टाइम पीरियड में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? तो यहाँ पे आपका जवाब है सीनोजोइक पीरियड में। यहाँ पे डी आपका आंसर है। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो शिवालिक है, और यहाँ पर आपका जवाब है 850 से 1200 मीटर के मध्य। जनरली हम लोग इसको 900 मीटर के आसपास मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास रेंज में है तो आपको रेंज का जवाब देना है। अगला हमारा सवाल है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे, ये कौन सा क्षेत्र था? जो भाबर क्षेत्र है वो गिरिपद का क्षेत्र है, मतलब फुटहिल एरिया है। तो आंसर यहाँ हमारा है सी। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो हिमालय है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अगर हम इस बात की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। तो अगर हम मैप में देखें, इसमें उत्तराखंड का हिस्सा नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाला इलाका जो है वो ऑलमोस्ट उत्तराखंड का है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश आज का है उसमें हिमालय का पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है। इसमें शामिल है सिक्किम, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश जो कि यहाँ है इसमें आप देख ही रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है क्या? उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 51 सवालों का ये सेट पूरा किया है, और इससे जो हम लोगों ने हिस्सा कवर किया है भारत के भूगोल का, इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसे आप 2-4 बार दोहरा लें, जिससे कोई तरह की गलती होने की संभावना न रहे। आने वाले हमारे जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो जाए। धन्यवाद।